जय हिंद फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स की सीरीज में आज जिस टॉपिक को लेकर के हम लोग उपस्थित हुए हैं वो पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और पर ईयर इसके सम्मेलन होते रहते हैं, मीटिंग्स होती रहती हैं, कॉन्फ्रेंस होते रहते हैं, जिसकी वजह से ये टॉपिक बार बार रिपीट होगा। चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में वन लाइनर के उसमें पूछा जाए या कि सब्जेक्टिव के रूप में कि भारत ने या वैश्विक समूह ने क्या क्या अपने प्रयास किए पर्यावरण के संबंध में, तो चीज़ें एक कंसोलिडेट करके हम आपके सामने लेकर के उपस्थित हुए हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जलवायु परिवर्तन पर जो समिट्स हो रहे हैं, वार्ताएं हो रही हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। जलवायु परिवर्तन पर वार्ताएं। ऐतिहासिक दृष्टि से शुरू करके वर्तमान दृष्टि तक आएंगे, लेकिन हमें यहाँ पर पूरा एकदम ईयर टू ईयर नहीं ध्यान में रखना है। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सम्मेलनों को ध्यान में रखना है जिनको यहाँ पर बताया जाएगा, जो कि एक माइलस्टोन साबित करेंगे उन समिट्स में कि कुछ नई चीज़ आ गई, वो हमें यहाँ पर देखना है। इसकी शुरुआत हुई थी 1992 में और आज हम कहाँ उपस्थित हैं? 2024 में। 2024 का जो प्रस्तावित है वो है नवंबर में, और कहाँ पर है? बाकू। बाकू कहाँ है? अजरबैजान की कैपिटल है। ये देख लीजिएगा कि ये कंट्री मैप में कहाँ पर है, अजरबैजान। ठीक है, ये टर्की के आसपास पड़ेगा, अजरबैजान ब्लैक सी के आसपास। ठीक है, तो ये चीज़ें ज़रा ध्यान में रखिएगा। अजरबैजान और अभी आर्मेनिया में किसी क्षेत्र को कराबोक करके कोई क्षेत्र का नाम है, उसके लिए इनमें आपस में युद्ध भी हो रहा था। ठीक है, तो ये कंट्री वैसे भी लाइमलाइट में रही है करंट अफेयर्स में। तो ये तो नवंबर में प्रस्तावित है। ये जो प्रस्तावित है इसको बोलते हैं COP29। COP का मतलब COP29। कॉप का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। जो भी की सदस्य देश हैं उनका एक जो मीटिंग होता है उसको बोलते हैं कॉप। तो COP29 का मतलब 29वां सम्मेलन है ये। ठीक है, तो ये कहाँ प्रस्तावित है? बाकू में। एक तो ये वन लाइनर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि COP29 कहाँ प्रस्तावित है? बाकू में, अजरबैजान में। 2024 में नवंबर के आसपास होगा। तो इसके पहले तक कौन सा ईयर हो रहा है? 2023। 2023 में हुई है COP28। कहाँ पर हुई है? दुबई में। ठीक, 2022 में कहाँ हुई है? मिस्र में, इजिप्ट। कहाँ पर, कौन से शहर में हुई है? शर्म अल शेख। दुबई कहाँ है? सऊदी अरब में। तो इसी तरह मिस्र का कौन सा शहर था? शर्म अल शेख। जैसे दुबई है वैसे ही शर्म अल शेख में 2022 में हुई थी। ये कौन सी हुई थी? COP27। इसके पहले कहाँ हुई थी? इसके पहले हुई थी COP26। कहाँ पर? लंदन के पास एक शहर है जिसका नाम है ग्लासगो। ये हमारे लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, और ये हाल फिलहाल वाली ये तो इम्पोर्टेंट हो ही जाती हैं। ये भविष्य की है तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। COP26 हमारे लिए इस वजह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर भारत ने एक उल्लेखनीय कदम, एक माइलस्टोन सेट किया और बाकी लोगों को लिए भी क्या बना? एक आदर्श के रूप में उभर करके आया। क्यों आया? वो सॉरी, क्या क्या प्रावधान लेकर के आया वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इसका ओवरव्यू क्या है कि 1992 से इन वार्ताओं की शुरुआत हुई थी, मतलब इन मीटिंग्स की। और 1992 में कहाँ हुआ था? ये हुआ था पृथ्वी सम्मेलन, इसको बोलते हैं अर्थ समिट।
हिंदी ओ इंग्लिश में। और ये हुआ था 1992 में। ब्राज़ील का एक शहर है, आप देखिएगा, ये बंदरगाह शहर है, रियो डी जेनेरियो, टीई है ये, रियो डी जेनेरियो। बहुत ही फेमस है। अगर ये ब्राज़ील का मैप है ऐसे, तो इधर कहीं पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट साइड में। ठीक है, तो ये ज़रा ध्यान में रखिएगा, ईस्टर्न उसमें पड़ेगा। इसकी ये जो भी मैं बता रहा हूँ आपको, इनकी लोकेशन ज़रूर मैप में ध्यान में रखिएगा, ताकि चीज़ें आप कनेक्ट कर सकें। ठीक। तो 1992 से इन चीज़ों पर वार्ताएं शुरू हुई, पर्यावरणीय मुद्दे पर। और आज हम कहाँ पहुँच गए हैं? COP28 को पूरा कर चुके हैं और COP29 हमारी प्रस्तावित है बाकू में। ठीक है। तो जब यहाँ से, अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था, क्यों ऐसा किया गया? पर्यावरण में अनावश्यक मानवीय हस्तक्षेप को रोकना। मानवीय हस्तक्षेप इतना ज़्यादा बढ़ रहा था कि पर्यावरण डिस्टर्ब हो रहा था। अनावश्यक मानवीय हस्तक्षेप को रोकना, ये इसका उद्देश्य था। और इसका पहला रिजल्ट 1992 में तो शुरू हुआ। 1992 में ही जब शुरू हुआ, तो एक यहाँ पर एक प्रोग्राम शुरू हुआ जिसको बोलते हैं UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। 1992 में ही ये स्थापित हो गया और 1994 से ये लागू हो गया। उद्देश्य वही है, पर्यावरण को मानवीय हस्तक्षेप से बचाना। ठीक है। तो कुछ नियम लेकर के आएंगे और उसको सभी कंट्रीज को फॉलो करना पड़ेगा। जबरदस्ती नहीं होगी, यही सबसे इसकी बड़ी कमी है, मतलब ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। ठीक है। अब देखिए, 1992 में ये हुआ, 1994 में ये लागू हो गया। सबसे पहला रिजल्ट आया 1997 में। 1997 का ईयर आपके लिए रिमार्केबल रहेगा। और इसमें क्या हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल, वो लागू हुई। ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुई? 1997 में। ये चीजें जरा ध्यान में रखिएगा। ये पहली बाध्यकारी संधि थी, बाउंडे बाउंडेबल थी। ठीक है, मतलब जो भी इस पर हस्ताक्षर करेगा वो इसके प्रावधानों को मानेगा, और अगर नहीं मानेगा तो उस पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। ठीक है। किससे संबंधित थी ये? ओजोन परत संरक्षण से संबंधित थी। ठीक है, ये चीजें जरा यहाँ पर ध्यान में रख लीजिएगा। तो पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि लागू हुई 1997 में, क्योटो प्रोटोकॉल। 1992 में पहला सम्मेलन हुआ। फिर आया 2001। 2001 में मराकेश में कोप की मीटिंग हुई, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। यहां पर क्या किया गया? जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अल्प विकसित देश, अल्प विकसित देश, इनके लिए क्या किया गया? एक कोष विकसित किया गया। कोष मतलब फंड, इसको बोलते हैं एडॉप्टेशन फंड। अनुकूलन कोष, एडॉप्ट करने के लिए, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको क्या करने के लिए?
उसके अनुसार अपने आप को ढालने के लिए, तो एडॉप्टेशन फंड बना। फंड की बात की गई। मराकेश, मराकेश कहाँ है? मोरक्को में। ठीक है। ये सब आप, ये सब आपके लिए क्या रहेगा? होमवर्क, नई नई चीजें। देखिए, किसी भी टॉपिक को पढ़िए तो उसको कंप्लीट कर दीजिए, ताकि जो ये कंपटीशन का युग है ना, उसमें वो क्वेश्चन जरूर मत गलत कीजिए जो बाकी सब लोग सही कर रहे हों। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब आप सिलेक्शन की दौड़ से पहले ही बाहर हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट COP26, COP27, COP28 या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के जो इम्पोर्टेंट सम्मेलन हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। 2001 मराकेश में ये काम हुआ। अब यहीं पर आपको क्रिटिसिज्म समझ में आ रही होगी। जलवायु परिवर्तन करता कोई और है, क्योंकि ये सामूहिक समस्या है। शुरुआत विकसित देशों ने की। उन्होंने अपने आप को इतना ज़्यादा मानवीय हस्तक्षेप के द्वारा पर्यावरण को डिस्टर्ब कर दिया विकास की अंधी दौड़ में, कि क्या कर दिए। और उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा कौन झेलेगा? लीस्ट डेवलप कंट्रीज, खास करके जो द्वीपीय देश हैं, उनके डूबने का खतरा महसूस हो रहा है। मालदीव हो गया, सेशेल्स हो गया, मेडागास्कर हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इनमें ये खतरा हो रहा है कि क्या हो रहे हैं। और प्रशांत महासागर के द्वीप आपने सुने होंगे, ये सब क्या हैं? सोलोमन आइलैंड और ये सब क्या हैं? डूबने डूबने की कगार पर आ रहे हैं, क्योंकि सी वाटर लेवल वो बढ़ रहा है। ठीक, तो उनका प्रभाव सबसे पहले कहाँ देखने को मिलेगा? सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित होगा? लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक, खास करके द्वीपीय देश। तो ये 2001 में ये हुआ। इसके बाद 2010 में कानकुन में सम्मेलन हुआ। इसमें क्या किया गया? कानकुन सम्मेलन में क्या बात की गई? 2010 में कानकुन सम्मेलन। कानकुन कहाँ है? ये है मेक्सिको। ये कहाँ था? मराकेश, मोरक्को। 2010 में कानकुन में बैठक हुई। और यहाँ पर क्या किया गया? जो टेम्परेचर राइज है, जो जलवायु परिवर्तन के कारण टेम्परेचर बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, तो इस टेम्परेचर राइज को 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक पूर्व औद्योगिक स्तर के, मतलब पूर्व औद्योगिक स्तर पर जो टेम्परेचर था औद्योगिक क्रांति के पहले, उससे कितना बढ़े टेम्परेचर? 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस। इससे ज़्यादा वृद्धि को, मतलब ये टारगेट सेट कर दिया गया कि ऐसा डेवलपमेंट करना है कि इससे ज़्यादा टेम्परेचर ना बढ़े। ये कहाँ पर किया गया? कानकुन में। इसके पहले एक चीज़ और याद रखिएगा, 2009 में हुआ कोपेनहेगन सम्मेलन। कोपेनहेगन कहाँ है? डेनमार्क में। 2009 में यहाँ पर हुआ। ये जो क्लाइमेट फंड और वो दूसरा कार्बन क्रेडिट वाली व्यवस्था, वो सब वही है कोपेनहेगन वाले में। ठीक, तो ये कानकुन सम्मेलन हो गया। कहाँ पर? 2010 में। और इसमें टेम्परेचर राइज का वो सेट किया गया। ठीक, टारगेट। अब यहाँ पर ग्रीन क्लाइमेट फंड की व्यवस्था की गई। और इसमें कहा गया कि चूंकि क्लाइमेट चेंज के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित देश। उन्होंने अंधी दौड़ में इतना ज़्यादा विकास कर लिया, विकास के अंधेपन में पूरी मानवता को क्या कर दिया? उस पर संकट ला करके खड़ा कर दिया। तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है? डेवलप्ड कंट्रीज। और इसी परिप्रेक्ष्य में ये जो फंड बना, इसमें कहा गया कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, विकसित देश हैं, ये $100 बिलियन का योगदान करेंगे प्रति वर्ष इस फंड में। और इस फंड का इस्तेमाल क्या किया जाएगा?
जो विकासशील देश हैं या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें एडॉप्शन के लिए, उनमें नई नई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए फंड दिया जाएगा कि वो जीवाश्म ईंधन का कम से कम उपयोग करें या ना करें, ताकि पर्यावरण बचा रहे। वनों को ना काटें, वहाँ पर क्या किया जाएगा, वनों को लगाया जाएगा, उनको टेक्नोलॉजी हस्तांतरित की जाएगी। ये सारी चीज़ें टेक्निकल R&D के लिए, एडॉप्टेशन फंड के लिए ये सारा कुछ किया जाएगा। किसको देना था, विकसित देशों को, ठीक है, प्रतिवर्ष $100 बिलियन। ये कभी पूरा नहीं कर पाएंगे अपना वादा, और जब पूरा नहीं कर पाएंगे तो बाकी देशों को भी एक बहाना मिलेगा कि आपने ना तो योगदान दिया, ना हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुई, तो हम अपना क्या करेंगे, जो हमारे पास कोयला है, लकड़ी है, हम उसको जलाएंगे, हम वनों को काटेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ का जो जनसंख्या है उसको हम कैसे जीवित रखेंगे, हमारे पास इतने संसाधन है नहीं, इतने फंड है नहीं कि हम उनको उचित जीवन शैली का संसाधन मुहैया कराएं, उनको LPG मुहैया कराएं कि वो पेड़ ना काटें। ठीक है, तो ये एक मुद्दा बन जाएगा। 2010 के बाद बात आती है COP21। ये हुई है पेरिस में, फ्रांस की राजधानी है, और 2015 में। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर दो काम हुए। एक तो NDC निर्धारित किया गया। NDC का मतलब समझ रहे हैं, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस। और दूसरा यहीं पर बना इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। क्या था ये? आपने ग्लोब देखा होगा, तो ग्लोब में एक होती है भूमध्य रेखा, इक्वेटर, 23.5 अंश नॉर्थ, 23.5, और इधर 23.5 साउथ। ये क्या है? विश्व वो कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये क्या है? मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये है इक्वेटर, विषुवत रेखा। इसके बीच में जो देश आ रहे हैं, लगभग 123 देश हैं, तो क्या कहा गया कि इनके बीच में जो आने वाले देश हैं, इन पर सूर्य का प्रकाश वर्ष के 12 महीने में अच्छा जो है रहता है, तो इनको लेकर के एक गठबंधन बना। किसकी अगुवाई में? भारत और फ्रांस की अगुवाई में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली के पास एक जगह है गुरुग्राम, जिसको पहले गुड़गांव कहते थे, तो वहीं पर इसका हेडक्वार्टर है ISA का। बिल्डिंग भी ग्लोब के आकार में बनी है, आप नेट पर डाल करके देखिएगा गूगल पर। ठीक है, तो ये दो वजहों से इंपॉर्टेंट है। NDC क्या है? NDC क्या है कि हर एक देश अपने लेवल पर एक टारगेट सेट कर दिया। वैश्विक लेवल पर तो ये टारगेट सेट है ही है कि इतने से ज़्यादा टेम्परेचर राइज ना हो, लेकिन इसको पूरा करने के लिए इंडिविजुअल लेवल पर प्रत्येक देश के द्वारा प्रयास किए गए। तो प्रयास करने से पहले सबसे पहले आप टारगेट बनाएंगे ताकि आप उसको क्या कर सकें, अचीव कर सकें। तो यहाँ पर जो टारगेट बनाए गए अलग अलग देशों के द्वारा, उसी को बोलते हैं NDC, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, कि हमारी तरफ से इतना कंट्रीब्यूशन रहेगा, हम ये काम करेंगे इसको अचीव करने के लिए। ठीक, क्यों? क्योंकि ये समस्या स्थानिक नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसके लिए मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबल हैं कौन? विकसित देश। उन्होंने विकास की अंधी दौड़ में इतना ज़्यादा विकास कर लिया कि प्रकृति को ही डिस्टर्ब कर दिया, नेचर को ही डिस्टर्ब कर दिया, रिसोर्सेज संसाधन प्रदूषित कर दिए। अब उसी चीज़ को, क्योंकि विकास जरूरी है अर्थव्यवस्था के लिए, अदरवाइज जीवन शैली हम कैसे सुधारेंगे, डॉलर हमारे पास कहाँ से आएंगे, अर्थव्यवस्था को मजबूत कैसे करेंगे? तो विकास तो जरूरी है, लेकिन विकास और पर्यावरण में क्या बनाना है? सामंजस्य बनाना है। तो विकसित देश ने जो किया काम, उसका खामियाजा पूरा विश्व भुगत रहा है। और इसी परिप्रेक्ष्य में ये समस्या
एक किसी देश की ना होकर के पूरे विश्व की, इसी वजह से पूरे विश्व के देशों के द्वारा आह्वान किया गया कि आप एनडीसी बनाइए स्थानीय लेवल पर, अपने अपने कंट्रीज के लेवल पर, फिर उसको वैश्विक लक्ष्य के साथ क्या करना है, एकीकृत करना है, इंटीग्रेट करना है, ताकि जो हमारा वैश्विक लक्ष्य है उसको क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके। ठीक है, तो 2015 में ये हो गया पेरिस सम्मेलन COP21। ये चीजें जरा ध्यान में रखिएगा। अब क्या हुआ, COP21 के बाद आया COP26। ये कहाँ हुआ, ग्लासगो में। ग्लासगो में, जो ग्लासगो कहाँ है, लंदन, ठीक है, इंग्लैंड में। ठीक है, लंदन के पास है, लंदन में नहीं है, एक शहर है इंग्लैंड का, ग्लासगो। अब यहाँ पर ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो एनडीसी दिए गए थे, इसका क्या किया गया, खास करके ये इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर भारत के द्वारा पंचामृत, पंचामृत का मतलब 5 अमृत, 5 चीजें मिला करके, वो कथा वाला नहीं कि सत्यनारायण कथा के बाद जो पंचामृत मिलता है, ठीक है, दूध दही घी शक्कर शहद, ठीक, इनको मिला करके, वो पंचामृत नहीं है। पंचामृत का मतलब यहाँ पर ये लेना है कि 5 टारगेट सेट किए गए, किसके द्वारा, भारत के द्वारा। ये 5 टारगेट कौन कौन से हैं वो देख लीजिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से। पहला टारगेट क्या था कि 2030 तक, आपने एक नाम सुना होगा SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनका भी लक्ष्य क्या है, उन सभी लक्ष्यों को, 17 लक्ष्य हैं टोटल, उनको 2030 तक पूरा करना है, टारगेट सेट किया गया है। तो सारा मुद्दा 2030 तक है, उसके बाद का हम आगे देखेंगे, तो पहले ही सेट कर लेंगे 2-4 साल पहले, अभी 2024 चल ही रहा है, ठीक, तो अभी 2030 तक की बात करते हैं। तो 2030 तक 500 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हमें स्थापित करना है, मतलब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी का अवसंरचना स्थापित करनी है कि हमारी 500 गीगावाट की एनर्जी कहाँ से आए, रिन्यूएबल एनर्जी से। ठीक, 2030 तक अपनी, ये टारगेट भारत के द्वारा सेट किए गए हैं, ध्यान रखिएगा, ये भारत के रेफरेंस में ही लागू होंगे। किसके लिए, ताकि वो जो एनडीसी है, वो एनडीसी का लक्ष्य जो 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर राइज को अचीव करना है, उसको प्राप्त किया जा सके। तो 2030 तक अपनी ऊर्जा जरूरत का 50%, ये 50% मिनिमम है कि इतना प्राप्त करना ही करना है। कहाँ से आए, लाना है इनको, रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करना है। ठीक, रिन्यूएबल एनर्जी मतलब नवीकरणीय ऊर्जा, ये विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी, ये सब टाइडल एनर्जी, ठीक, ज्वार भाटा वाली ऊर्जा। ये तो हुए दो, 5 अमृत हैं। तीसरा क्या है कि 2030 तक 1 अरब टन कार्बन रिस्टोरेशन या कार्बन कैप्चरिंग की व्यवस्था, ये कब से कब तक है, 2022 से, क्योंकि ये कब हो रहा है, 2022 में। तो 2022 से लेकर 2030 तक हमें पौधे लगा करके 1 अरब टन CO2 का अवशोषण करना है, ये मान करके कि 2030 तक इससे ज़्यादा हो सकता कार्बन उत्सर्जन हो या इससे कम हो,
अगर इससे कम हो जाएगा तो कार्बन निगेटिव कंट्री हो जाएगा वो। ठीक। चौथा टारगेट क्या है कि 2030 तक कार्बन इंटेंसिटी, कार्बन तीव्रता में 45% कमी लाना है। इसमें रेफरेंस कौन होगा, किसके रेफरेंस से 45% हम कमी करेंगे? ये रेफरेंस होगा 2005 का लेवल। उस समय जो कार्बन इंटेंसिटी थी उसके कंपैरिजन में 2030 तक 45% हमें क्या करना है? कमी लाना है। और लास्ट टारगेट क्या है कि 2070 तक नेट जीरो एमिशन या नेट जीरो कार्बन की कंट्री का दर्जा प्राप्त करना है। नेट जीरो का मतलब क्या हुआ कि जितना हम उत्सर्जन कर रहे हैं कार्बन, चाहे वो ऑटोमोबाइल से हो चाहे वो इंडस्ट्री से हो, उतना कैप्चर करने के लिए हमारे पास पौधे हों, उतना कैप्चर करने के लिए हमारे पास ग्रीन टेक्नोलॉजी हो, या तो हम उत्सर्जित ना करें। और अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा हो गया और हम उत्सर्जन कम कर रहे हैं तो हम निगेटिव कार्बन कंट्रीज़ में अपना नाम दर्ज करा लेंगे। जैसे भूटान है, भूटान निगेटिव कार्बन कंट्रीज़ है। वहाँ पर क्या है कि CO2 का अवशोषण ज़्यादा हो रहा है और उत्सर्जन कम। क्यों? क्योंकि पहाड़ी राज्य है, हिमालयी राज्य है, राष्ट्र है, ज़्यादा जो है इंडस्ट्री नहीं लग सकती। और अच्छा ही बात है, प्रकृति के साथ जितना नेचुरल मेल मिलाप करके चलें, वो अपने अर्थव्यवस्था को कभी भी GDP से नहीं मेजर करते। वो क्या करते हैं, ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स उन्होंने दिया पूरे वर्ल्ड को कि खुशहाली का सूचकांक। कोई ज़रूरी नहीं कि डेवलप्ड कंट्रीज मतलब विकास करके ही खुशहाली मिले, प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर भी आप खुशहाल रह सकते हैं। ठीक। तो ये 5 पंचामृत वाला ये चीज़ें ज़रा ध्यान में रखिएगा, पांचों स्टेटमेंट। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपसे कई बार पूछा गया है कि नेट जीरो एमिशन का टारगेट भारत ने किस वर्ष तक अचीव करने की बात की है, तो 2070 तक। ठीक। तो COP26 इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। COP26 इंपॉर्टेंट होने का दूसरा रीजन ये भी है कि COP26 में एक ये वर्ड आया जिसको बोलते हैं लाइफ। प्रधानमंत्री जी ने दिया, नरेंद्र मोदी जी ने। लाइफ क्या है? लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। पर्यावरण के लिए जीवन शैली। इसका क्या मतलब है कि हम अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करके पर्यावरण में योगदान दे सकते हैं, और वो हमारा योगदान होगा कार्बन उत्सर्जन को कम करने का। जैसे जब जरूरत ना हो लाइट पंखा ऑफ कर दीजिए, क्योंकि एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी जनरेटेड। ठीक। क्यों? क्योंकि इसको जनरेट करने के लिए कहीं कोई कोयला फूंक रहा होगा, किसी पावर प्लांट में कोयला और पानी का रिएक्शन चल रहा होगा, भाप से जो है टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है कोल पावर प्लांट में। तो अगर हम एनर्जी सेव कर रहे हैं तो उस एनर्जी को हम कहीं और इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात और क्या, लाइफ स्टाइल में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल मत कीजिए। 2022 में ही सिंगल यूज प्लास्टिक 1 जुलाई से भारत ने बैन कर रखा है। और क्या लाइफ स्टाइल में परिवर्तन कर सकते हैं? अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो पूरी कॉलोनी में ग्रुप बना लीजिए कि एक ही ऑफिस में अगर 4-6 लोग जा रहे हैं तो पूरा पूल साधन का इस्तेमाल करें, सार्वजनिक साधनों का इस्तेमाल करें, अलग अलग कार से ना जाएं, क्योंकि 10 कारें जाएंगी तो फिर वो क्या होगा, कार्बन एमिशन बढ़ेगा, CO2 का एमिशन होगा। ये सब क्या है कि हम अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करके, पॉलीथीन का इस्तेमाल मत कीजिए, थैला लेकर के जाइए बाजार में। ये सब क्या है कि हम अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करके पर्यावरण को सेव करने में हम योगदान दे सकते हैं। तो ये लाइफ वर्ड और पंचामृत ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद COP26 हो गया, फिर आया COP27। COP27 मैंने बता दिया है, ये मिस्र में आयोजित हुआ है, इजिप्ट में शर्म अल शेख एक जगह है, वहाँ का शहर है, वहाँ पर ये हुआ।
कब? 2022 में, 2023 में। हम्म, एक मिनट, ये हुआ है 2021 में, ये हुआ है 2022 में, COP27। ठीक। COP27 में एक बात जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि यहाँ पर एक लॉस एंड डैमेज के लिए, लॉस एंड डैमेज, ये बहुत आजकल बहुत ज़्यादा ये वर्ड चर्चा में है। लॉस एंड डैमेज के लिए फंड बनाया गया। ये इसकी विशेष बात है। लॉस एंड डैमेज का क्या मतलब है? डैमेज का मतलब ये हुआ कि कोई चीज़ डैमेज हो गई है, उसको हम वापस से, डैमेज मतलब कुछ उसमें दिक्कत आ गई है और उसको हम वापस से रीस्टोर कर सकते हैं, तो ये है डैमेज। जब चीज़ पूरी तरीके से नष्ट हो जाए, वो रिकवर हम ना कर सकें, तो वो हो गया लॉस। ठीक, वो क्या हो गया? लॉस हो गया। तो इसके लिए एक फंड की बात की गई, ताकि क्या हो सके, जो जलवायु परिवर्तन में एक होता है अनुकूलन, एक होता है क्या, शमन। ठीक, मतलब उसको रोकना, और एक है उसके हिसाब से ढल जाना। तो इन दोनों के लिए लॉस एंड डैमेज फंड काफ़ी ज़्यादा मददगार होगा। एडॉप्शन के लिए तो एक फंड हो ही गया हमारे पास, तो शमन के लिए लॉस एंड डैमेज फंड काम करेगा। ये थी COP27 की बात। अब आता है COP28, जो कि दुबई में हुआ 2023 में। और इसमें इंटरेस्टिंग बात ये थी कि पहली बार यहाँ पर जीवाश्म ईंधनों को चरणबद्ध तरीके से कम उपयोग करने की बात की गई। अभी तक जीवाश्म ईंधनों पर बात नहीं होती थी, बस ये कहा जाता था पेड़ लगाओ, और कोई कम करने को तैयार नहीं था यूज। यहाँ पर पहली बात क्या हुई कि जीवाश्म ईंधनों की को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की बात हुई, कि हम उनका उपयोग क्या करेंगे, कम से कम करेंगे और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएंगे। जीवाश्म ईंधन क्या है? पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सब। ठीक, ये तो हुई COP28 की बात। COP29 अभी प्रस्तावित है, वो हम बाद में देखें। तो यहां तक बात क्लियर हो गई। चलिए अब देखते हैं, एक चीज और यहीं पर लिख लीजिए। COP28 में भारत ने क्या किया? भारत द्वारा उठाए गए कदम, भारत द्वारा उठाए गए 3 कदम यहां पर इंपॉर्टेंट है, जो आपके काम के हैं। एक तो है ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस। हाँ, ग्लोबल रिवर सिटीज, जो नदी के किनारे के जो है शहर हैं, उनका एक संगठन, अलायंस। ये भारत के द्वारा किया गया और इसको एक्सेप्ट भी किया गया, ताकि क्या है, एक कहीं पर अगर अच्छा काम हुआ है तो उसका मतलब उस मॉडल से सीख ले करके आगे दूसरे रिवर में उसी को अप्लाई कीजिए, वहाँ की जीवन शैली को अप्लाई कीजिए, ताकि वो नदी भी क्या हो सके, रिस्टोर हो सके, शुद्ध हो सके। जैसे आपने नमामि गंगा कार्यक्रम को इससे वो कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, कि इतना ज़्यादा स्वच्छ गंगा अभियान हमने चलाया, लेकिन अभी तक गंगा स्वच्छ नहीं हुई। तो किसी कंट्रीज़ में अगर नदी को अच्छा जो है, मतलब एक मृत मरुस्थल से
एक स्वच्छ नदी में बदला गया, तो वहाँ का मॉडल अपना करके हम यहाँ पर ये पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस बना है GRCA। दूसरा बात क्या है कि औद्योगिक संक्रमण के लिए, क्योंकि हम जीवाश्म ईंधन से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ जा रहे हैं, तो हमें टेक्नोलॉजी का क्या करना पड़ेगा, ट्रांजिशन करना पड़ेगा। अगर हम कोयला से बिजली बना रहे हैं तो हो सकता है सूर्य से बनाने के लिए हमें सोलर पैनल की ज़रूरत पड़ेगी, उसका प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हमें करने पड़ेंगे। तो औद्योगिक संक्रमण के लिए एक नेतृत्व समूह की बात की गई, जिसको नाम देते हैं लीड 2। ठीक, और तीसरी बात जो आपको ध्यान में रखना है कि भारत के द्वारा COP28 में क्या किया गया, ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव की बात की गई। ये क्या होता है, जिन्होंने भी वन क्षेत्र में अच्छा योगदान दिया है या वनों के लिए प्रोत्साहन दिया जाए उनको, किसको, देशों को। तो इस वजह से ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव की बात की जा रही है। तो ये 3 चीजें COP28 में आपको ध्यान में रखना है। अब बात ये आती है, अच्छा एक चीज और मैं यहाँ पर मुझे ध्यान आ गया तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो क्योटो प्रोटोकॉल मैंने आपको बताया, इसमें लक्ष्य क्या था, ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है, इसमें लक्ष्य था कि 1990 के स्तर से प्रति वर्ष 5% की कमी करना है। इसमें उत्सर्जन में, एमिशन में, क्योंकि वही ओजोन लेयर को ज़्यादा प्रभावित करता था। और ये टारगेट, ये जिम्मेदारी किसको दी गई, विकसित देशों को। अब कोई भी अपने विकास को क्यों रोकेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये माने नहीं। ये भी कह रहे हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, विकासशील देश हैं, खास करके भारत और चीन, वो मैक्सिमम उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी हैं। जबकि भारत और चीन क्या कह रहे हैं कि आप पर कैपिटा एमिशन देखिए। पर कैपिटा मतलब टोटल एमिशन डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। अब ये हैं पॉपुलेशन में नंबर 1 एंड नंबर 2। तो जब आप पॉपुलेशन को डिवाइड कर देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि पर कैपिटा एमिशन इनका कम आ जाएगा, और इनका टोटल एमिशन जबकि ज़्यादा है। तो भारत और चीन क्या कह रहे हैं कि आप पर कैपिटा देखिए, और ये क्या कह रहे हैं, पर कैपिटा का मतलब उनका भी तर्क ये है कि हमारे यहाँ एक व्यक्ति या एक नागरिक हमारा अपने जीवन को एक सही लेवल पर जीने के लिए कम से कम एनर्जी इस्तेमाल कर रहा है, और आपका ज़्यादा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या कम है, इस वजह से उनका पर कैपिटा हमेशा ज़्यादा आ जाता है। तो ये एक क्या है, इशू चल रहा था। सीधी सी बात यह है कि जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं था। और एक तार्किक रूप से देखा जाए, नैतिक रूप से देखा जाए, तो इनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती थी। क्यों, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने विकास किया। अब उस विकास का जो ड्राबैक है उसको सब लोग भुगत रहे हैं, और तो और ये कह रहे हैं कि आप लोग विकास मत करो। ये टेक्नोलॉजी ना तो देने को तैयार हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ का सोलर पैनल आप क्या कर लो, इम्पोर्ट कर लो, और हम उस पर रियायत भी नहीं देंगे। और ना ही ये फंड देने को तैयार हैं, वो जो ग्रीन क्लाइमेट फंड बना है $100 बिलियन का प्रतिवर्ष इनको देना था, वो भी नहीं दे रहे हैं। यही इशू चल रहे थे। लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि जिम्मेदारी ये सबकी है। ठीक है, अब देखते हैं क्या, हाँ, जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दे, संबंधित बहस के मुद्दे, ये बहस हमेशा चलती रहेगी।
क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, ना तो देशों का हित कभी खत्म होगा और ना कभी बहस खत्म होगी। ठीक, तो सबसे पहली बहस का मुद्दा ये है कि रिस्पॉन्सिबल कौन है, किसको जलवायु परिवर्तन के लिए, किसको ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार समझा जाए। जलवायु परिवर्तन का एक घटक है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक, तो पहला पॉइंट ये है कि जिम्मेदार कौन, जिम्मेदार कौन है, ये पहला घटक है। दूसरी बात क्या, जो हम वर्तमान में लक्ष्य रखे हैं और उसके अनुरूप कार्यवाही, क्या वो पर्याप्त हैं, सफिशियंट हैं। अगर हमने लक्ष्य रखा है कि 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान ना हो 21वीं सदी का के अंत में, तो जिस हिसाब से हम काम कर रहे हैं, क्या उससे वो लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ठीक, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरी बात क्या है, क्लाइमेट फंड की बात की जा रही है कि जलवायु वित्त के लिए कौन कितना योगदान देगा, ये दूसरी बात है। ठीक, चौथी बात क्या है कि जो लॉस एंड डैमेज फंड है, इसको, ये किसकी कस्टडी में है, वर्ल्ड बैंक की, विश्व बैंक की, ये ध्यान रखिएगा। इसका वित्त पोषण कैसे किया जाए, वित्त पोषण कैसे। पांचवा पॉइंट क्या है कि भागीदारों का जो भी पार्टिसिपेशन है, उनका योगदान सिक्स पॉइंट ये है कि जो एडॉप्टेशन है, अनुकूलन, वो किस प्रकार हो रहा, किस प्रकार का मतलब कि क्या जो कंट्रीज हैं वो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रही हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही हैं कि अगर लोग डूब रहे हैं यहाँ पर तो हम इनको जा करके कहीं ऊंचाई वाले स्थान पर बसाएं और अपनी जीवन शैली में या अपने औद्योगिक विकास में बाधा उत्पन्न ना करें और जैसे चल रहा वैसे चलने दें, पेड़ अंधाधुंध काटते रहें। ठीक, क्या पेड़ की भरपाई या पर्यावरण की भरपाई पैसा कर देगा, कभी नहीं करेगा। अगर पैसा ही कर देता तो 1992 से लेकर के कार्बन क्रेडिट की व्यवस्था आई, कार्बन मार्केट आया। अगर ऐसा ही होता तो आज इस सदी में 2023 जो है वो सदी का सबसे गर्म वर्ष घोषित होने जा रहा है। तो ये सोच सकते हैं आप। ठीक है, सेवेंथ पॉइंट कि किसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए, किसको प्राथमिकता मतलब पर्यावरण या विकास, डेवलपमेंट, इनमें से किसको प्राथमिकता दी जाए। और एट्थ पॉइंट ये है कि क्या कार्बन मार्केट ठीक उसी तरीके से काम कर रहा, ठीक उसी तरीके से काम कर रहा जैसी इसकी कल्पना की गई थी। जो सोच करके इसको स्थापित किया गया था, क्या ये उसी प्रकार से काम कर रहा है या अपने आप को विकृत कर लिया। और इसमें सबसे अच्छा मुद्दा आप ये याद रखिएगा
कि एक वर्ड होता है, आप नाम सुने होंगे, जिसको बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग। आपने आई वॉश सुना होगा, जो जादूगर वगैरह होते हैं ये आई वॉश करते हैं। होता कुछ और है, एक्चुअल में दिखता कुछ और है आपको, ठीक वैसे ही ग्रीन वॉशिंग है। 2-3 साल पहले आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि बीएमडब्ल्यू जर्मनी की कंपनी ऑटोमोबाइल की, उस पर पेनाल्टी लगी थी। उसने ये कहा था कि हमारी कोई कार है जो कि एमिशन करती ही नहीं है कार्बन का, CO2 का। तो क्या कर रही थी? ग्रीन वॉशिंग कर रही थी। एक्चुअल में उसकी कार पाई गई टेस्ट पर कि CO2 का एमिशन है, और कंपनी का दावा था कि CO2 का एमिशन 0 है, तो उस पर जुर्माना लगा था। यह है ग्रीन वॉशिंग। दिखा रहे हैं कि हम पर्यावरण के हितैषी हैं, जबकि वो पर्यावरण को क्या कर रहे हैं? नष्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ग्रीन वॉशिंग से कैसे बचा जाए, ये भी एक मुद्दा है बहस का। कि विकसित देश या बाकी कुछ देश ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं कि नहीं, हम काम कर रहे हैं, पर्यावरण को बचा रहे हैं, और एक्चुअल में वो क्या कर रहे हैं? पर्यावरण के या जलवायु परिवर्तन में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दे रहे हैं, उसको कम करने की बात कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ बहस के मुद्दे हैं। ये हमेशा रहेंगे, क्यों? क्योंकि कब मैंने आपको बताया कि जो स्वार्थ है, जो हित है देश का, वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। सारे संबंध सब कुछ एक तरफ है, और देश का हित, अपना हित, वो एक तरफ है। तो जब भी हित और पर्यावरण की बात की जाएगी, हमेशा हित जो है वो आगे रहेगा। ठीक। ग्रेटा थेनबर्ग का भी नाम लिख सकते हैं, जो स्विट्जरलैंड या नॉर्वे की वुमेन है। उन्होंने क्या किया था अभी, उनको 2021 या 2022 का शायद नोबेल प्राइज भी मिला था पर्यावरण के क्षेत्र में। तो ये जरा इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए, न्यूज, ठीक है, जिसका आप कोट कर सकें अपने आंसर के रूप में। तो ये तो हुआ बहस का मुद्दा। अब अगर बहस आपको पता चल गई, इशूज पता चल गए, तो आप क्या करेंगे? इसका समाधान भी बता देंगे। तो समाधान क्या हो सकता है इसका? मतलब आगे की राह क्या हो सकती है? पहला, ये जो क्लाइमेट फंड बना था, ये पर्याप्त नहीं है। तो इसमें क्या किया जाए? सहभागिता बढ़ाई जाए, बाध्यकारी समझौते किए जाएं जो कि बाउंडेबल हों, मतलब उनका उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान हो। और क्या कर सकते हैं? ग्रीन वॉशिंग के लिए कठोर पर्यावरणीय मानदंड स्थापित किए जाएं, ताकि जो भी ग्रीन वॉशिंग का हेल्प ले, उसको क्या किया जा सके? उस पर अच्छे से दंड लगाए जा सके। ठीक। और तो और, जो राष्ट्रीय नीतियां हैं, उनको SDG के साथ और वैश्विक नीतियों के साथ एकीकृत कर दिया जाए। तो इससे क्या होगा? हम संसाधनों का बेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। जब राष्ट्रीय नीतियां अच्छी होंगी, इनके साथ एकीकृत होंगी, ऐसा ना हो कि राष्ट्रीय नीति कुछ और कहे, ये कुछ और कहें, और दोनों में आपस में कॉन्ट्राडिक्शन हो जाए। तो SDG और वैश्विक नीतियों के साथ एकीकृत कर दिया जाए, इंटीग्रेट कर दिया जाए, ताकि सबका कॉमन लक्ष्य एक हो। और क्या कर सकते हैं? जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित संस्थाएं हैं, उनको क्या किया जाए? उनको मजबूत बनाया जाए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, क्षमता निर्माण बढ़ाया जाए। क्षमता निर्माण समझ रहे हैं? स्किल डेवलपमेंट एक तरीके से। ठीक है, वो जिस काम को करने के लिए बने हैं, उस काम को तो बेहतर तरीके से करें। और इन सब के साथ जो बाजार तंत्र है, उसको मजबूत किया जाए। बाजार तंत्र का क्या मतलब है? जो ज़्यादा, जो कार्बन क्रेडिट का आप मार्केट सुने होंगे, कार्बन क्रेडिट का क्या मतलब है? कि अगर आप
कुछ परसेंटेज, शायद 100 टन के के क्रॉस एक कार्बन क्रेडिट होता है। मैं श्योर नहीं हूँ, एक बार आप देख लीजिएगा। तो उसमें क्या होता है कि जो कंपनी कम कार्बन का उत्सर्जन कर रही है निर्धारित उससे टारगेट से, तो कार्बन क्रेडिट दूसरे कंपनी को बेच सकती है जो ज़्यादा प्रदूषण फैला रही है। तो अगर उसका पारदर्शिता नहीं होगी बाजार तंत्र में, तो वही ग्रीन वॉशिंग वाला कॉन्सेप्ट चलेगा। तो ये क्या है, समाधान है। अब देख लेते हैं भारत का योगदान कि भारत ने क्या किया। भारत का योगदान 2 लेवल पर आप देखिएगा। 1992 से लेकर के 2009-2010 तक, हाँ 2007 या 8 तक मान लीजिए, ये तो यही था कि भारत अलग थलग था। अलग थलग का मतलब क्या हुआ? ऐसा नहीं कि उन वार्ताओं में भाग नहीं लेता था। कहने का मतलब ये था कि भारत इस झगड़े में उलझा था। कौन से झगड़े में? कि इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, विकसित देश या विकासशील? तो भारत और चीन विकासशील देश हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये विकसित देशों को ब्लेम कर रहे थे और कह रहे थे सारी जिम्मेदारी इनकी है, और ये कुछ ऐसे काम कर रहे थे जिसकी वजह से इन पर ब्लेम लग रहा था। एक तो क्योटो प्रोटोकॉल को ये पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि बाध्यकारी समझौता इनके लिए था, विकासशील देशों के लिए बाध्यकारी था नहीं। तो भारत और चीन आराम से उत्सर्जन कर रहे थे। विकसित देशों ने कहा कि अगर हमारे लिए बाध्यकारी हो जाएगा तो ये तो विकास के नाम पर हमसे आगे निकल जाएंगे, हो सकता है ये विकसित देश बन जाए और हम विकासशील बन जाएं। तो उन्होंने उसको नहीं माना। नहीं माना मतलब पूरी तरीके से फॉलो नहीं किया। दूसरी बात, जो ग्रीन क्लाइमेट फंड बना उसमें इनको योगदान देना था $100 बिलियन प्रति वर्ष, वो इन्होंने दिया नहीं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को तैयार नहीं थे। तो लास्ट में इन जैसे विकासशील देशों के पास क्या ऑप्शन बना कि उनके पास जो भी कोयला का संसाधन है, पेट्रोल डीजल आराम से यूज करें, और तो और अपने लोगों के जीवन को उन्नत करें और पर्यावरण प्रदूषण करते रहें, जलवायु परिवर्तन होता रहेगा, ग्लोबल वार्मिंग धूमधाम से चलती रहेगी। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक में तो ये हुआ। ये 2007 भी लिख सकते हैं, 2008 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल एक फिक्स पॉइंट मत लिखिएगा। 2008 में, 2008 के बाद भारत जो है सक्रियता से शामिल। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज ये स्थानीय लोकल लेवल पर प्रभावित नहीं करेंगे, ये वैश्विक समस्या है। जैसे आतंकवाद है, वो कहीं भी हो सभी के लिए समस्या है, वैसे ही ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज सभी के लिए समस्या जनरेट करेगा। देख रहे हैं सिटीज़ में पानी की कब किल्लत हो रही है। बेंगलुरु में हुआ, साउथ अफ्रीका में किसी शहर में हुआ था, जोहान्सबर्ग या कहीं पर, बेंगलुरु में हुआ, दिल्ली में आए दिन सुनते हैं आप, चेन्नई में आप सुनते हैं। ये सब क्या है? क्लाइमेट चेंज का ही विकृत रूप सामने उठ करके आ रहा है आपके सामने। ठीक, तो ये सक्रियता से यहाँ पर शामिल हो गया, और यहीं पर भारत ने एक लक्ष्य निर्धारित किया जिसको बोलते हैं NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2008 में भारत के द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय स्तर पर, और इसके बाद तो धड़ल्ले से भारत वैश्विक मंच पर उभर रहा। 2021 में ग्लासगो में आप देख रहे हैं, 2022 में मिस्र में आप देख रहे हैं। ग्लासगो में 2 चीज़ें याद रखिएगा, लाइफ और पंचामृत। ठीक, 2022 में मिस्र में लॉस एंड डैमेज फंड में, 2023 में दुबई में। ठीक, तो ये वैश्विक स्तर पर भारत, और तो और 2015 में जो विश्व की देन है, पेरिस में ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस
की सफलता के बाद ही भारत ने बिग कैट अलायंस शुरू किया। अभी 2-4 दिन पहले करंट अफेयर्स में आपको लेक्चर मिला होगा। ये सब क्या है? वैश्विक स्तर पर भारत का सक्रिय योगदान है, अलग थलग नहीं है, झगड़े में नहीं पड़ रहा है। वो इस सहभागिता पर डिपेंड कर रहा है कि कुछ आप कम कीजिए, कुछ हम कम करेंगे, लेकिन पूरी तरीके से ना तो आप रिस्पॉन्सिबल है ना हम रिस्पॉन्सिबल है। मतलब ये बीच वाला रास्ता, मध्यम मार्ग को फॉलो कर रहे हैं। तो जरा देख लेते हैं NAPCC क्या है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके तहत 8 लक्ष्य निर्धारित किए गए, 8 बिंदुओं पर काम किया गया। ठीक है। पहला है सोलर मिशन। सौर ऊर्जा के लिए जो मिशन है, इसके लिए नोडल मंत्रालय कौन है? MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ठीक। दूसरा नवीकरणीय और ऊर्जा मंत्रालय। ठीक है, ये है, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या है? ट्रिपल ई। ट्रिपल ई का क्या मतलब है? एनर्जी इनहेंस्ड एनर्जी इफिशियंसी। ये कौन है इसके लिए? ऊर्जा मंत्रालय। ठीक। तीसरी बात, सस्टेनेबल हैबिटेट। सस्टेनेबल हैबिटेट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपने पढ़ा होगा, सतत विकास। इसका क्या मतलब है कि न केवल अपनी जीवन शैली, मतलब विकास कुछ इस तरीके से करना है कि अपनी भी जीवन शैली सुधरे, और जो हमारी भविष्य की पीढ़ियां हैं उनको भी हम प्रकृति का वही रूप दे करके जाएं जैसा हमें मिला है, उसको विकृत करके ना जाएं कि आने वाली पीढ़ी के लिए डेवलपमेंट का रास्ता ही खत्म हो गया, उसके जीवन पर संकट पड़ने लगा। तो उसको, ऐसे विकास को क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक। और एक होता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास। समावेशी विकास का मतलब क्या हुआ कि हर एक समाज के तबके को लेकर के चलना है आपको। ऐसा ना हो कि कुछ लोग बहुत अमीर हो जाएं, संसाधनों पर पूरा कब्जा हो जाए, और कुछ ऐसे हो जाएं कि 90% से ज़्यादा गरीबी रेखा से नीचे आ जाएं। तो ऐसा ना हो, तो उसके लिए इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की जा रही है। तो ये दो अलग अलग वर्ड हैं, उनको आपस में कॉन्ट्राडिक्ट मत कीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। सस्टेनेबल हैबिटेट। ठीक। सतत आवास, इसके लिए कौन है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय। इन सब की स्थापना हुई 2010 में। 2008 में इसकी शुरुआत हुई, 2008 में भी हम देखेंगे कौन आया। उसके बाद धीरे धीरे पर ईयर कुछ ना कुछ ऐड होता गया, तो 2010 में ये 3 मिशन इसके तहत ऐड हुए। ठीक, 3 हो गए। चौथा, वाटर मैनेजमेंट, या वाटर मिशन, मैनेजमेंट नहीं है ये, वाटर मिशन, जल मिशन। आप सुने होंगे जल जीवन मिशन भी चल रहा है, सब इसी के अंतर्गत चल रहा है। ठीक है। ये इसके लिए कौन है? जल शक्ति मंत्रालय उत्तरदायी है। मंत्रालय जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है आपसे। जल शक्ति मंत्रालय। पांचवा, ये कब आया? 2014 में। पांचवा है SHE, सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम। इसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है मंत्रालय? DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक। सिक्स्थ, GI का मतलब ग्रीन इनिशिएटिव्स। ये कब आया? 2014 में। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? पर्यावरण और
MOEFCC, वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, 2014 में आया। ठीक है, उसके बाद आया सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कौन है ये? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री, किसान कल्याण मंत्रालय। ये आया है 2011 में। इसका ईयर एक बार देख लीजिएगा, 2011 है या 2017 है, इस पर जरा स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, अभी मैं एक बार चेक करके आपको बता दूंगा। 7 हो गए, 8वां हो गया SKCC। SKCC का क्या मतलब है? सस्टेनेबल नॉलेज ऑन क्लाइमेट चेंज। ये शुरुआत हुई 2008 में, सबसे पहले यही आया, उसके बाद समय के साथ सब ऐड होते गए। इसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? DST। ये 8 मिशन हैं जो NAPCC के तहत हैं, शामिल किए गए हैं। ठीक है, ये चीज़ें ज़रा ध्यान में रखिएगा। तो ये हुआ भारत का। ठीक, इसके बाद भारत के कुछ एफर्ट और हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अगर देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कब बना? 2015 में, पेरिस सम्मेलन में, COP21 में। ठीक, फिर उसके बाद 2021 में, 2021 कौन सा ईयर है? जब ग्लासगो, जहाँ पर पंचामृत और लाइफ की बात की गई, यहीं पर एक HAC का मतलब उच्च आकांक्षा, हायर एस्पिरेशन कोलिशन गठबंधन, ये भारत के द्वारा भारत इसमें शामिल हुआ। यूरोपीय देशों का एक संगठन है। ठीक, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है कि भारत की द्विपक्षीय साझेदारी, मतलब दो कंट्रीज के बीच में, उनमें से मैक्सिमम उनका नाम कुछ का याद रखिएगा, UK हुआ, कनाडा हुआ, USA हुआ, डेनमार्क हुआ। डेनमार्क का याद रखिएगा, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, ये डेनमार्क की ही संस्था देती है, FEE, ये आपको सब बता चुके हैं। ठीक, तो उन सब चीज़ों का इस्तेमाल आप यहाँ पर कीजिए आंसर लिखने में। ठीक है, ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर क्या हुआ? राष्ट्रीय स्तर पर एक चीज़ें, NAPCC तो लिखेंगे ही आप, ये राष्ट्रीय स्तर का है। उसके बाद एक नाम लिखिएगा, निकरा। निकरा का क्या मतलब है? नेशनल इनिशिएटिव्स ऑन क्लाइमेट रेजिस्टेंस एग्रीकल्चर। जो क्लाइमेट रेजिस्टेंस एग्रीकल्चर हैं, आपने सुना होगा 2023 को इंटरनेशनल मिलेट वर्ष घोषित किया गया, मोटे अनाज का जो वर्ष है। उनको श्री अन्न भी कहा जाता है, ये वर्ड भी ध्यान में रखिएगा, ये आपसे पूछा जाता है कि श्री अन्न किसे कहते हैं। पोषक तत्व तो उसमें भरपूर मात्रा में है, डायबिटीज वगैरह की समस्या उसमें उसको खाने से नहीं होती। तो निकरा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, निकरा जो है नेशनल इनिशिएटिव ऑन क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए एक संस्थान है।
उसके ICAR आपने सुना होगा, ये सब उसी के तहत, इसी मिशन के तहत वो नई नई कृषि फसलों का वो रिसर्च कर रहे हैं कि जो क्लाइमेट रेजिलिएंट हों, जलवायु परिवर्तन से कम प्रभावित हों। और उनमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल मिलेट से याद रखिएगा, मोटे अनाज, जौ, बाजरा, ये सब, रागी। ठीक। उसके बाद आपको, हाँ अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दूं, ये जो HAL है, HAC, सॉरी HAL नहीं, HAC, इसका एक लक्ष्य आपने सुना होगा, 30/30। इसका क्या मतलब है कि 30% भूमि और समुद्र, मतलब लैंड एंड वाटर के उसमें, उसका रिस्टोरेशन कब तक? 2030 तक। ठीक है, संरक्षण और बचाव। 30/30 पहल, ये वही है ग्लासगो वाली। तो ये जरा इस नाम से भी पूछा जाता है, तो ये जरा ध्यान में रखिएगा। तो कहानी समझ में आ गई, भारत का योगदान, पहले झगड़े में पड़े, उसके बाद सक्रिय तौर पर शामिल हैं, और आज दुनिया इनका लोहा मान रही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आपके पास दो ही गुजारिश है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करते रहिए, और करंट अफेयर्स का रिवीजन बार बार करते रहिए। ठीक है, और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप एक दिन में पढ़ करके पूरा एक साथ कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। चीज़ें जितनी बार आप रिवाइज करेंगे, चीज़ें जितनी बार आप सुनेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको इस वजह से बार बार कह रहा हूँ क्योंकि उनको देखने से आपको ये लगेगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। चाहे वो मैं पढ़ाऊँ, चाहे आप कहीं और से पढ़ते हों, चाहे किसी मैगजीन को फॉलो कर रहे हो, चाहे किसी बुक को, वो तभी आपको समझ में आएगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहेंगे। उसी से आपको आइडिया लगेगा कि हमें किस टॉपिक पर कितना पढ़ना है। ऐसा नहीं कि PhD कर डालनी, उस पर पूरा रिसर्च कर डालना है। 200-250 शब्दों में लिखना है, 10 मिनट में लिखना है, मैक्सिमम पॉइंट कवर कर देने हैं, कुछ रोड मैप बना देना है, कुछ फ्लो चार्ट बना देना है, बस आंसर हो गया। ठीक, सारे एरिया कवर कर देने हैं, सारे जो डायमेंशंस हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैं आपको बार बार कहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।